खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि तेजस्वी ने तो पहले ही अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं इन तीन दलों के लिए, उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो या मुकेश सहनी हो। अगर विपक्ष खुद ही कमजोर हो, अगर विपक्ष आपस में ही टूटा हुआ हो, अगर विपक्ष के मुखिया तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता अगर पूरे महागठबंधन के सभी दलों में न हो, तो इससे कौन कमजोर होगा? इससे विपक्ष ही कमजोर होगा। कि समाज के सभी लोग जो कि एक सेकुलर विचारधारा के मानने वाले हैं, उनको राजद अपने साथ लेकर चलेगी और उन्हें स्थान दिया जाएगा महागठबंधन में भी। लेकिन उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दिया था कि जो महागठबंधन में नहीं रहना चाहते हैं, जो राजद के साथ अगर इन सिंक या उनकी राजद की विचारधारा को नहीं मानते हैं, उनके डिसीजंस को नहीं मानते हैं, उनके लिए बाहर का रास्ता खुला हुआ है। अलावा लालू प्रसाद यादव ने ही कहीं ना कहीं तय कर दिया है तेजस्वी यादव का नाम, और इसलिए राजद में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर जिस पार्टी को कंफ्यूजन है इस मुद्दे पर, वो ये बात समझ ले कि तेजस्वी के अलावा किसी के चेहरे पर हम चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। चाहे महागठबंधन रहे या ना रहे, चाहे कोई दल रहे या ना रहे, सभी को बाहर का रास्ता बिल्कुल देखना होगा अगर वो तेजस्वी यादव को अपना सीएम यानी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानकर नहीं चलते हैं। नमस्कार, भारत लाइव में आप अपना सबसे पसंदीदा शो पंचनामा देख रहे हैं। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस शो को मैं होस्ट करता हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि आप इस शो की वजह से इस चैनल को देखते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, बाबा के जो उनके कार्यकलाप हैं उनको मैं उनसे अलग नहीं करूंगा। पंचनामा के बाद आपको खूंटा ठोक के ज़्यादा पसंद है। खैर, इस डिबेट का भी अंत है। कहीं ना कहीं आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं कि आपको पंचनामा पसंद है या खूंटा ठोक के, या फिर दोनों आपको अच्छे लगते हैं। लेकिन पंचनामा के इस एपिसोड में मैं बता दूं आपको कि आज अकेले बैठा हूं, तो जो मुद्दा है वो थोड़ा बड़ा होगा, गंभीर होगा, और इस पर मैं आपसे ज़्यादा बात करना चाहता हूं। बिहार के संदर्भ में ही होगा, और जो अनटोल्ड ट्रुथ होता है वही होगा, यानी कि चीर फाड़ करूंगा और वो सच्चाई सामने लाऊंगा जो कि आना चाहिए। यूजुअली पंचनामा में किस्से के साथ शुरुआत करता हूं, और आज भी वही करने जा रहा हूं। एक राज्य था, उस राज्य में बहुत ही प्रतापी राजा रहते थे। उस राजा के साम्राज्य में हर जगह उसके गुप्तचर हुआ करते थे। आसपास के साम्राज्य की भी खबरें गुप्तचर उसके लाकर उसको देता करते थे, और उससे ये पता चल जाता था कि आसपास क्या चल रहा है, उसके राज्य में क्या चल रहा है, ये सारी बातों से पता चल जाती थी। राजा का कोई विरोध नहीं करता था। अगर कोई विरोध करता था तो राजा उसे तुरंत सजा देता था। लेकिन राजा के राज्य में ही एक हजाम रहता था, दाढ़ी बाल बनाता था लोगों के, और वो राजा से बहुत खुश नहीं रहता था। वो राजा के कुछ बातों को खुलेआम राजा के खिलाफ बोलता रहता था, और ये बातें राजा तक पहुंचती थी। लेकिन राजा ये सोचते थे कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, इतने सारे साम्राज्य मेरे हैं, लोग आसपास के राज्यों के मुझसे डरते हैं राजा, और एक छोटा सा अगर हजाम चाहता है जो बाल काटता है लोगों के, वो अगर मेरे बारे में बुरा बोल भी देता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। राजा सोचता था कि वो इतना छोटा है कि उसकी बात से राजा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हजाम होते हैं वो किस तरह से अपनी बातों को हर एक व्यक्ति जिनकी हजामत वो बनाते हैं, बताते हैं, ये आपको पता होगा। कहा जाता है कि एक कहावत है कि महिलाएं और अगर हजाम को कोई बात बता दिया जाए तो वो बात पूरे गांव में फैल जाती है। हजाम इसी तरह से राजा के नज़रों के सामने ही उनकी बुराई करता रहा, उनकी ऐसी ऐसी बातें बताता रहा जो कि केवल वही जानते हैं या उनके आसपास के लोग जानते हैं। और इन सब बुराइयों का असर ये हुआ कि राजा के साम्राज्य के लगभग सभी लोगों को राजा की सारी कमियां बता दी गई, और धीरे धीरे ये बातें और लोगों तक पहुंच गईं। अंततः वही हुआ। राजा को लगता था कि हजाम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उस हजाम ने जो काम किया वो बड़ा था। राजा की बुराई अब पूरे साम्राज्य सहित, और उसकी कमजोरियां पूरे साम्राज्य सहित आसपास के साम्राज्यों में भी चली गईं, और राजा को उनकी कमजोरियों को जानकर उनके आसपास के जो दुश्मन राजा थे उन्होंने हरा दिया। अब इस कहानी का सबक क्या होता है? कहानी का सबक कहीं ना कहीं ये है कि आप दुश्मन से अपने कमजोर नहीं होंगे, लेकिन आप अगर अपने ही सामने, अपने ही टीम में, अपने ही आसपास अगर किसी ऐसे व्यक्ति को रखते हैं जो आपकी कमियों को लगातार लोगों को बताता है, तो इससे आपको घाटा हो सकता है।
राजा ने सोचा कि ये जो हजाम है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है, मैं इसे जब चाहूँ चुप करा सकता हूँ। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि उस हजाम के माध्यम से ये बातें माउथ टू माउथ होते हुए आसपास के साम्राज्य में भी जा सकती हैं। आज ये जो किस्सा मैंने आपको सुनाया है इसका मेरे खबर से कोई लेना देना नहीं है। अगर लगता है आपको कोई लेना देना हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अब खबर पे आते हैं। बिहार में आप देख रहे होंगे कि लगभग 2-3 दिनों से मैं कुछ मुद्दों को लगातार छू रहा हूँ, जिसमें एक है महागठबंधन की वर्तमान स्थिति। क्या महागठबंधन में आने वाले बिहार के इस राजनीतिक महासमर में 2020 के कोई संभावनाएं हैं या 2019 की तरह धराशायी हो जाना है। और दूसरी जो बड़ी बात मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ, मैं जातिगत राजनीति का खुद विरोधी रहा हूँ, लेकिन बिहार में इस राजनीति की खपत ज़्यादा है, इसीलिए लोग उसके ऊपर ज़्यादा करते हैं और हर राजनीतिक पार्टी अपना हिस्से का केक खुद ही काटना और खुद ही खाना चाहती है। अब बिहार में जातिगत संघर्ष भी शुरू हो गए हैं। गोपालगंज की घटना हो, सिंधुवारी की घटना हो, इन घटनाओं से एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि बिहार में चुनावी साल की जो बम्पर शुरुआत कही जा सकती है वो हो गई है। कोरोना की महामारी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो मुख्य मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कोरोना की बजाय अब राजनीतिक खबरों पर अपना फोकस कर चुके हैं। आपको पता है कि हम लगातार कोरोना की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के दौरान जो भी कमियां हो रही हैं सरकार की, हम उसे उजागर करने का प्रयास जितना होता कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार में महागठबंधन की राजनीति पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो फिर सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाएगा। और सत्ता पक्ष जब निरंकुश होता है तो आपने देखा है कि कैसी कैसी घटनाएं विश्व भर में ऐतिहासिक हुई हैं, जिसकी वजह से विश्व को झेलना पड़ा है। चाहे वर्ल्ड वार 1 हो या 2 हो या नाजी इतिहास रहा हो, हर समय हमने देखा है कि जब भी कोई निरंकुश हुआ है तो इस दुनिया को, इस विश्व को झेलना पड़ा है और मानवता कहीं ना कहीं संसार भी हुई है और काफ़ी दंश भी झेलना पड़ा है। बिहार के संदर्भ में विपक्ष की भूमिका और बढ़ जाती है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार और भाजपा का अलायंस बना हुआ है, केंद्र में भी भाजपा के मौजूद होने की वजह से सीधे तौर पर बिहार की सत्ता काफ़ी मजबूत हो जाती है। हालांकि ऐसा लगता नहीं है, नीतीश कुमार और भाजपा के कोऑर्डिनेशन से बिहार को कोई फ़ायदा बहुत नहीं हो रहा है। हमने देखा है कई मुद्दों पर बिहार सरकार लगातार केंद्र सरकार से आग्रह करती रहती है, लेकिन उसका कोई असर दिखता नहीं है। खैर, ये एनडीए की पॉलिटिक्स है, लेकिन नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा कि जब नीतीश कुमार और सुशील मोदी एडमेंट थे, बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं थे कि बाहर से मजदूरों को बिहार लाया जाए, तब विपक्ष के प्रयास, तेजस्वी यादव के प्रयास की वजह से ही, उनके आवाज़ उठाने की वजह से ही सरकार को मजबूर होना पड़ा और बाहर से जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उन्हें वापस लाना पड़ा। इसके अलावा क्वारंटीन सेंटर की जो सच्चाई है उसको मीडिया ने तो अपने हिसाब से उजागर किया, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा और बाकी नेताओं ने, कांग्रेस ने और मदन मोहन झा ने जब इसे उजागर करना शुरू किया, तब सरकार इस पर गंभीरता से काम करने लगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि लोग जो सड़कों से लगातार आ रहे थे और अपने घर चले जा रहे थे, उस स्थिति को भी जब मीडिया ने दिखाया तो सरकार को बिल्कुल कोई उससे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब विपक्ष ने उन सच्चाई को एंडोर्समेंट अपना शुरू किया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दिखाना शुरू किया, तब कहीं ना कहीं आंख खुली नीतीश कुमार की और उन्होंने 1000 रुपये का जो सहायता है वो अनुदान देने की घोषणा कर दी थी। इसके अलावा गरीब लोगों तक राशन पहुंचाने की बात हो या फिर मास्क, सैनिटाइजर पहुंचाने की बात हो, ये सभी फ्रंट पर सरकार को कहीं ना कहीं प्रेशर देकर विपक्ष ने ही मजबूर किया। लेकिन अगर विपक्ष खुद ही कमजोर हो, अगर विपक्ष आपस में ही टूटा हुआ हो, अगर विपक्ष के मुखिया तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता अगर पूरे महागठबंधन के सभी दलों में न हो, तो इससे कौन कमजोर होगा? इससे विपक्ष ही कमजोर होगा। देखिए, बिहार में महागठबंधन की राजनीति को बहुत तेजी से समझाने का प्रयास करता हूं आपको। 2019 में महागठबंधन काफी मजबूत था। अगर एक गलती तेजस्वी यादव या महागठबंधन की बोले तो उन्होंने कन्हैया कुमार को सीधे तौर पर अपनी महागठबंधन में स्थान नहीं दिया था। पप्पू यादव को भी कहीं ना कहीं स्थान नहीं मिला था, लेकिन इसकी वजह से बहुत घाटा हम नहीं कह सकते हैं कि हुआ था। लेकिन जो इन लोगों का एकजुटता में कमी आई, जिस वजह से वोट डिलीवर नहीं हो पाए और एक सीट किशनगंज छोड़कर महागठबंधन को कोई सीट नहीं मिली। फिर हम उपचुनाव की तरफ बढ़े। उपचुनाव में सारे दलों ने अपने अपने हिस्से की सीट मांगने का प्रयास किया। राजद इस समय किसी को सीट देने की तैयारी में नहीं थी
और तेजस्वी यादव ने ये बातें स्पष्ट कर दी अपने बयानों के माध्यम से। और रातों रात जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने कैंडिडेट को बिना महागठबंधन के किसी दल को विश्वास में लिए अनाउंस कर दिया, इससे कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी काफी दुखी हो गए थे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ने में के लिए इच्छुक नहीं थे, उनकी पार्टी की तरफ से कोई दावेदारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन इन दोनों पार्टियों ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया था, यह भी कह दिया था कि वो चाहते हैं कि राजद हार जाए। उन्होंने राजद के हारने की भविष्यवाणी भी की थी। और बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगा दिया था कि वो शायद भाजपा के साथ साठगांठ भी कर रहे हैं। अब ये एक ऐसी घटना थी जहां कहीं ना कहीं कलह महागठबंधन का सामने बिल्कुल आ गया था। यूजुअली हम देखते हैं, अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी हमारी टीम जाती है, अगर वो जीत कर आती है तो हम कोई किस्सा नहीं सुनते हैं कि लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी या लड़ाई थी। लेकिन जब टीम हार जाती है तो ऐसे समय में एकजुट रह पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोटिवेशन कम होता है। और उन्हीं परिस्थितियों में महागठबंधन बिहार में बिखरी, और इस बिखराव का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के बाकी नेता, यानी कि अगर हम बात कर दें उपेंद्र कुशवाहा की, अगर हम बात कर ले जीतन राम मांझी की, मुकेश सहनी की, मदन मोहन झा और कांग्रेस के साथ उनका बड़ा अनुराष्ट्रीय संबंध है, इसलिए उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस और राजद के बीच में कोई भी विजिबल लड़ाई नहीं है। प्रवक्ता जरूर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं या छींटाकशी करते रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी बयान नहीं दी गया है कांग्रेस की तरफ से जिसकी वजह से राजद को चिंतित होना चाहिए। लेकिन बाकी जो तीन दल हैं, अगर हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उनके जो सीपे सालार है माधव आनंद, उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उस पर सवाल खड़ा किया और ये कहा कि अगर आप जिस तरह का आपका प्रोजेक्शन किया गया है पूरे बिहार में, जिस तरह की आपकी छवि बनाई गई है, उसमें अगर आप लिव अप नहीं कर पाइएगा, उस छवि को पूरा नहीं कर पाइएगा, तो आपके से विश्वास विपक्ष का भी उठ जाएगा और जो एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी चल रही है यह भी कमजोर होगी। और कहीं ना कहीं जो जनता है उसे भी लगेगा कि तेजस्वी यादव सभी को साथ लेकर चलने की बात नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो जीतन राम मांझी ने तो पहले तो 85 सीटों की जो घोषणा की थी कि वो उस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके बाद उनके प्रवक्ता ने साफ तौर पर यह बात कर दिया दानिश जमाल ने कि वो महागठबंधन में नहीं है। इसके बाद जब अल्टीमेटम दिया गया था मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा और साथ साथ में जो मांझी हैं, इनकी वजह से ये अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर 30 तारीख तक वो नहीं बनाई जाती है कमेटी जिससे सीटों का अनाउंसमेंट किया जाए, सीटों का समीकरण बनाया जाए, तो वो महागठबंधन के विकल्प के तौर पर आगे भी सोच सकते हैं, या तो खुद बाहर निकलेंगे या राजद को बाहर निकालेंगे। लेकिन तब तक कोरोना आ गई और कोरोना की वजह से ये बात ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन जैसे ही अनलॉक 1 शुरू हुआ है, लगभग लॉकडाउन 4 के आसपास ही राजनीति शुरू हो गई थी, लेकिन अनलॉक 1 में अब राजनीति पूरी तरह से परवान चढ़ चुकी है बिहार की। 3 दिनों में दानिश जमाल ने 3 बयान दिए हैं और इन तीनों बयान का केंद्र बिंदु तेजस्वी यादव थे। सीधे तौर पर उन पर हमला था। पहले दिन दानिश जमाल ने यह बात कह दी थी कि मुसलमानों की हत्या हो रही है, सवर्णों की हत्या हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव जा नहीं रहे हैं, केवल यादवों की हत्या पर वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जब दूसरे दिन उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने ये कह दिया था कि तेजस्वी यादव चाहते ही नहीं है कि महागठबंधन में और कोई दल रहे, और इसी कारण से खास तौर पर जो पार्टियां सवर्ण नेताओं से बहुल हैं, उन पार्टियों को अपने आप से वो दूर कर रहे हैं। और इसी वजह से आरजेडी का जो एक बड़ा वर्ग है सवर्णों का, वो खपा चल रहा है और ये जो वोट बैंक सवर्णों का, ये राजद की तरफ नहीं जा पाएगा। हालांकि उसके अगले ही दिन तेजस्वी यादव ने भी अपनी इन बातों का खंडन करते हुए सीधे तौर पर कहा था कि उन्होंने राजद में A to Z लाने का फैसला किया है। और इसी क्रम में जगदानंद सिंह भी उनके आस पास है, रघुवंश प्रसाद सिंह है, और इसी क्रम में वो फिर मोकामा भी गए और उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया कि समाज के सभी लोग जो कि एक सेकुलर विचारधारा के मानने वाले हैं, उनको राजद अपने साथ लेकर चलेगी और उन्हें स्थान दिया जाएगा महागठबंधन में भी। लेकिन उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दिया था कि जो महागठबंधन में नहीं रहना चाहते हैं, जो राजद के साथ अगर इन सिंक या उनकी राजद की विचारधारा को नहीं मानते हैं, उनके डिसीजंस को नहीं मानते हैं, उनके लिए बाहर का रास्ता खुला हुआ है। अगले ही दिन जगदानंद सिंह ने साफ तौर पे ये बात कर दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए मीडिया से कि जो बाहर जाने के इच्छुक हैं उन्हें रोका नहीं जाएगा। मगर सबसे बड़ी बात यह हुई है कि आज रघुवंश प्रसाद ने अंतिम जो लकीर है कहा जा सकता है उसे खींच दी है, और उसी के कारण अब इस पंचनामा को आप देख रहे हैं। और इसी के कारण मैं ये कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने
अंततः ये मन बना लिया है। हालांकि उन्होंने उपचुनाव के बाद से ही इन सारे दलों को इग्नोर करना शुरू कर दिया था कि खबरें हमें अंदर की ये भी मिली थी कि शुरुआत में वो सारे नेताओं के फोन कॉल्स उठाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के फोन तक उठाना बंद कर दिया है। और आज परिस्थिति ये है कि उपेंद्र कुशवाहा और जो बाकी नेता हैं महागठबंधन के दल हैं, इनको तेजस्वी यादव एक मंच पर रखना भी नहीं चाहते हैं। वो चाहते भी नहीं है कि एक मंच पे वो जाए जिन पे ये मंच में ये मौजूद हो। और इसीलिए जेपी यादव से मुलाकात के दौरान जब तेजस्वी यादव जाते हैं तो उन्होंने इन तीनों में से किसी को साथ में न्योता नहीं दिया। यहां तक कि आपको याद होगा कि अलग अलग इन पार्टियों के नेताओं ने मुलाकात की थी जेपी यादव से। मतलब स्पष्ट है तेजस्वी यादव चाहते ही नहीं है अब कि महागठबंधन के ये घटक दल जो कि अब तक राजद पर तेजस्वी यादव प्रेशर बना रहे हैं, वो अब महागठबंधन में रहें। अगर रहना है तो शर्त कहीं ना कहीं चाप दी गई है कि तेजस्वी यादव को सीएम भी मानना होगा और जो सीटें मिलेंगी उतनी सीटों में संतुष्ट भी रहना होगा। लेकिन रघुवंश प्रसाद ने आज जो बात कह दी है वो अंतिम बात है इस महागठबंधन की लड़ाई में, यानी कि ये गठबंधन अब लठबंधन की ओर बढ़ चुका है। लठबाजी अब होनी तय है, लठबाजी शुरू भी है। दानिश अजवान लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव पर लाठी चला रहे हैं बयानों के, एक बात स्पष्ट है कि इसमें जीतन राम मांझी की पार्टी ने इनिशिएटिव लेते हुए अपने आप को महागठबंधन से अलग ही नहीं किया है, बल्कि इस जगह खड़ा कर दिया है कि अगर यहां से मान मनोबल होगा भी तो हम की शर्तों पर होगा, राजद की शर्तों पर नहीं होगा। यह स्पष्ट हो गया है। लेकिन रघुवंश प्रसाद ने आज 2-3 बातें जो कही हैं उन्हें सुन लीजिए और समझ लीजिए। पहली बात जो रघुवंश प्रसाद ने यह कही है, जो कि सबसे बड़ी बात है, कि राजद ने अब तक अपने इंटरनल डेमोक्रेसी के तहत 4 बार यह प्रस्ताव पारित किया है, 5 बार माफ कीजिएगा प्रस्ताव पारित किया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव ही सीएम कैंडिडेट होंगे। सारे विधायकों और पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने 20 बार कम से कम मीडिया के समक्ष ये बातें कही हैं कि तेजस्वी यादव ही सीएम कैंडिडेट होंगे और इसमें कोई विवाद नहीं है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने ही कहीं ना कहीं तय कर दिया है तेजस्वी यादव का नाम और इसलिए राजद में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर जिस पार्टी को कंफ्यूजन है इस मुद्दे पर, वो ये बात समझ ले कि तेजस्वी के अलावा किसी के चेहरे पर हम चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, चाहे महागठबंधन रहे या ना रहे, चाहे कोई दल रहे या ना रहे, सभी को बाहर का रास्ता बिल्कुल देखना होगा अगर वो तेजस्वी यादव को अपना सीएम यानी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानकर नहीं चलते हैं। दूसरी जो बड़ी बात उन्होंने कही है वो ये है कि ये जो छोटे दल हैं जो कि महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव के प्रश्रय में संरक्षण में आए थे, इनका मनोबल इतना बढ़ गया है दुस्साहस कि ये अब तेजस्वी यादव जो कि सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव के रखे हुए उत्तराधिकारी हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इनके साथ आगे बढ़ना संभव नहीं है। तीसरी बात, रघुवंश प्रसाद ने एक और बात कही है और मंशा जताई है इन पार्टियों की, कहा है कि इन पार्टियों का पहला लक्ष्य था कि वो प्रेशर डालकर आरजेडी पर सीटें अपनी बढ़ा ले, लेकिन इस तरह से राजनीति नहीं होती है। अगर इस तरह से वो प्रेशर डालकर हमसे जो चाहे वो करवाना चाहते हैं तो राजद इतनी कमजोर पार्टी नहीं है कि इन दलों के जो धमकियां हैं उसमें आ जाए और वो डिसीजंस ले ले जो कि राजद और इस महागठबंधन के लिए, बिहार के भविष्य के लिए सही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही है कि विपक्ष के जो नेता आज महागठबंधन में बहुत प्रतिष्ठित माने जाते हैं, ये जब राजद में, ये जब माफ कीजिएगा, जब एनडीए गठबंधन में थे या किसी और गठबंधन में थे तो इनकी हैसियत क्या थी ये सर्वविदित है। और राजद ने, लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी ने जितना सम्मान दिया उतना सम्मान इन्हें कहीं मिलेगा भी नहीं। और अगर इन्हें लगता है कि यह सम्मान उचित नहीं है तो ये अपने लिए विकल्पों का तलाश कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कई दल इसमें से ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि अपने विकल्प जरूर तलाश चुके हैं और इस तरह के बयानबाजी करना कि तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, उन पर कार्रवाई हो सकती है, जगदानंद सिंह उन्हें जेल भिजवाएंगे, ये स्पष्ट करता है कि इन्होंने अपना मन बना लिया है। ऐसे में राजद को भी अपना मन बनाते हुए, इन पार्टियों को छोड़ते हुए आगे की रणनीति तय करनी चाहिए और कुछ नई पार्टियों को बिहार में अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अब यही कहीं ना कहीं भेद है। ये नई पार्टियां कौन सी हैं जो कि जुड़ेंगी महागठबंधन में? अभी तक बिहार में हमने देखा है कि कई पार्टियां हैं। अब एक नई पार्टी राजपा भी आई है जो कि सवर्णों की एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आना चाहती है, लेकिन अभी इनकी भी क्रेडिबिलिटी और इनकी जो जमीनी जुड़ाव है उसको भी जांचने का एक समय अभी बाकी है। लेकिन पप्पू यादव हो
चाहे प्रिया पुष्पम चौधरी हो, प्रशांत किशोर हो, कांग्रेस हो या कन्हैया कुमार की पार्टी हो, इन सारे दलों के लिए कहीं ना कहीं अब ऑप्शंस बिल्कुल खुल चुके हैं। अगर बिहार की राजनीति के आने वाले समय में हम अगर नजर डालें तो एक बात तो स्पष्ट है कि तेजस्वी ने तो पहले ही अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं इन 3 दलों के लिए, उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो या मुकेश सहनी हो। अब ये देखना है कि ये दल किस तरह से अपनी बातें मनवाते हैं, या अगर विकल्प ही तलाशना है तो क्या वापस एनडीए में जाएंगे, क्योंकि एनडीए में भी बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि नीतीश की मौजूदगी की वजह से ही वहां से मुकेश सहनी, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा हटे थे। ऐसे में अगर नीतीश एनडीए गठबंधन में रहते हैं और सीएम कैंडिडेट रहते हैं तो कितनी मुश्किल से उन्हें, कितनी आसानी से उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मल्लाह, ये जरूर देखने लायक होगा। क्योंकि आपको पता है कि बिहार की राजनीति बड़ी अनिश्चितताओं से घिरी रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार खुद ही ऐसे अनिश्चित राजनीतिज्ञ हैं कि वो कब क्या डिसीजन ले ले ये लोगों को पता नहीं चलता है। और अब जिस तरह से तेजस्वी अपनी राजनीति बहुत छुपा कर रहे हैं, बहुत मिस्टीरियस तरीके से कर रहे हैं, तो आने वाले समय में बहुत मजेदार घटनाएं होने वाली है राजनीतिक, ये तो स्पष्ट है। बस सभी को इंतजार है कि कोरोना की महामारी या तो खत्म हो जाए या इस कोरोना का डर और इसके चलते जो लॉकडाउन की परिस्थितियां कहीं ना कहीं अभी भी है आंशिक रूप से, ये खत्म हो जाए। तो भैया आज का आपको पंचनामा विश्लेषण कैसा लगा बताइएगा जरूर, क्योंकि खबरें जो हैं वो तो सभी दिखाते हैं, लेकिन खबरों की चीरफाड़ करके एनाटॉमी जो होती है खबरों की ना, वो केवल मैं दिखाता हूं और इसमें कहीं ना कहीं मेरा कॉपीराइट है। तो अगर आपको ये शो अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल इस शो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह का पंचनामा खबरें आपको रोज दिखा सकूं। और हाँ, ये जरूर बताइएगा कि पंचनामा आपको अच्छा लगता है या खुटा ठोक के अच्छा लगता है। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।